तो चलिए आज बात करते हैं ली क्रोनन की नई हॉरर फिल्म द ममी की। ये एक ऐसी कहानी है जो अंदर तक हिलाकर रख देगी। हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार का प्यार एक बहुत ही पुराने शैतान के खौफनाक साये में बदल जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सालों पहले खोया हुआ कोई बच्चा अचानक घर लौट आए, लेकिन अब वो बच्चा ना रहा हो जो पहले था। बस यही एक खौफनाक सवाल इस फिल्म की पूरी कहानी की जड़ है। और सच कहूं तो एक किसी के भी दिल में डर पैदा करने के लिए काफी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी इन्वेस्टिगेटर चार्ली कैनन और उसके परिवार से। ये लोग काहिरा में रहते हैं। चार्ली और उसकी बेटी केटी का रिश्ता ना बहुत ही खास है। इतना खास कि उनकी अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज है, मोर्स कोड, जिसमें वो एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन जैसा कि हॉरर फिल्मों में होता है, ये खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। एक दिन एक अजीब सी औरत जो खुद को जादूगरनी कहती है, केटी को एक कीड़ों से भरा सेब देती है। और बस इसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। एक भयानक रेतीला तूफान उठता है और केटी गायब हो जाती है। चार्ली के हाथ में रह जाते हैं तो सिर्फ कुछ चॉकलेट के रैपर, एक ऐसी पहेली की शुरुआत जो उसे तबाह करने वाली थी। सालों बीत जाते हैं। पूरा परिवार केटी के गम में डूबा हुआ है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उनके पुराने जख्मों को ना सिर्फ कुरेदता है बल्कि उन्हें और भी गहरा कर देता है। तो कहानी में 8 साल का लीप आता है। कैनन परिवार अब न्यू मैक्सिको में एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। शायद उस हादसे को भुलाने की कोशिश, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हजारों मील दूर मिस्र के रेगिस्तान में एक प्लेन क्रैश होता है और उस मलबे से एक काला पत्थर का ताबूत मिलता है। एक ऐसा ताबूत जो उनके दफन हो चुके अतीत को वापस ले आता है। और जब वो ताबूत खोला जाता है तो अंदर जो मिलता है वो सबके होश उड़ा देता है। एक जिंदा बच्ची जिसे मम्मी की तरह लपेटा गया है। और वो बच्ची कोई और नहीं, केटी है। 8 साल बाद वो जिंदा तो है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। कुपोषित, गहरे सदमे में और किसी पुराने अजीब से दस्तावेज में लिपटी हुई। केटी के घर वापस आने के साथ ही घर में अजीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो असली खौफ है ना, वो तब सामने आता है जब परिवार उसे घर की दीवारों के अंदर से एक जिंदा बिच्छू को खाते हुए देखता है। और बस उसी पल सब समझ जाते हैं कि ये उनकी बेटी नहीं है, ये कोई और है। अब जैसे जैसे केटी का बर्ताव और भी ज्यादा भयानक होता जाता है, चार्ली का जो इन्वेस्टिगेटर वाला दिमाग है वो एक्टिव हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, उसे एक बहुत गहरी और खौफनाक पहेली को सुलझाना ही होगा। तो चार्ली और डिटेक्टिव डेलिया मिलकर सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए उन्हें क्या क्या मिलता है। पहला, वो पुराने दस्तावेज जिनमें केटी लिपटी हुई थी। फिर केटी अपने दांतों से क्लिक करके मॉर्स कोड में एक नाम बताती है, लाला, और यहीं से चीजें जुड़ने लगती हैं। उन्हें 8 साल पुराना एक शोक संदेश मिलता है, लाला खलील के नाम से, और उस पर वही चॉकलेट रैपर लगा होता है जो केटी के गायब होने पर मिला था। और फिर आखिरी कड़ी, उस कार्ड का पता उन्हें असवान के एक नेक्टरीन यानी आड़ू के बाग तक ले जाता है। और मजे की बात यह है कि वही फल प्लेन क्रैश की जगह पर भी मिले थे। सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। तो ये सारे सुराग किसी आम किडनैपर की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। नहीं, ये कहानी बहुत बहुत पुरानी है। ये उन्हें एक ऐसी शैतानी ताकत की ओर ले जा रहे थे जो हजारों सालों से कैद थी। और इस शैतानी ताकत का नाम है नेस मेरेनियन। इसका मतलब होता है परिवार का विनाशक। ये एक तरह की रूहानी बीमारी है जो फैलती है और परिवार वालों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। प्रोफेसर बिक्सलर की रिसर्च के मुताबिक ऐसा माना जाता था कि इसे करीब 2000 ईसा पूर्व एक खास रस्म के जरिए कैद कर दिया गया था। लेकिन अब वो वापस आ चुका था। और फिर मिलता है एक सबूत जो सब कुछ साफ कर देता है। एक VHS टेप जिसके ऊपर लिखा है केटी। डिटेक्टिव डालिया को यह टेप किडनैपर के ठिकाने से मिलता है। और उस टेप में वो पूरी की पूरी खौफनाक रस्म रिकॉर्ड की गई थी। तो ये रस्म थी क्या? बहुत सीधी और बहुत ही डरावनी। सबसे पहले एक छोटे बच्चे को चुना जाता है ताकि शैतान ज्यादा से ज्यादा समय तक कैद रह सके। फिर एक काले रंग के लिक्विड के जरिए उस शैतान को बच्चे के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद बच्चे को खास दस्तावेजों में लपेटा जाता है जो असल में एक जेल का काम करते हैं। और आखिर में उसे एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है। मतलब केटी का अपहरण नहीं हुआ था, उसे तो चुना गया था नेस मेरेनियन की नई जिंदा जेल बनने के लिए।
और अब हम पहुंचते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स पर। शैतान पूरी तरह से आजाद हो चुका है। घर में जो तबाही मचती है वो देखने लायक है। वो दूसरे बच्चों पर कब्जा कर लेता है, अरे यहां तक कि उनकी मरी हुई नानी को भी जिंदा कर देता है। मतलब घर में पूरी तरह से केओस फैल जाता है। और इसी तबाही के बीच एक पिता वो फैसला लेता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। चार्ली रस्म के मंत्रों का इस्तेमाल करके उस शैतान को अपने शरीर में बुला लेता है। एक दिल दहला देने वाला सौदा। केटी आजाद हो जाती है, लेकिन चार्ली अब उसका नया घर बन जाता है। बेटी अपने परिवार के पास लौट आती है और पिता हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उनका आखिरी कम्युनिकेशन मॉर्स कोड में होता है। केटी टैप करती है आई लव यू और चार्ली का जवाब आता है आई लव यू ऑल। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो इस फिल्म को एक बहुत बड़े यूनिवर्स से जोड़ता है। जी हां, हम इसे क्रोनिन वर्स कह सकते हैं। तो फिल्म का फाइनल ट्विस्ट क्या है? चार्ली की पत्नी लरेसा और डिटेक्टिव डालिया एक साथ मिलकर उस शैतान को चार्ली के शरीर से निकालकर उस मजिशियन यानी उस जादूगरनी के शरीर में डाल देती हैं जिसने केटी को किडनैप किया था। वाह, मतलब परिवार का विनाशक आखिर में एक और परिवार के विनाशक के अंदर अपनी सही जगह ढूंढ लेता है। इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। और इस क्रोनिन वर्स की कुछ और भी मजेदार बातें हैं। कंफर्म हो चुका है कि ये फिल्म और इविल डेड राइज दोनों एक ही यूनिवर्स में हैं। प्रोफेसर बिक्सलर का सरनेम सीधा इविल डेड राइज से जुड़ता है। और तो और उस फिल्म की एक्ट्रेस लिली सुलिवन का इस फिल्म में एक कैमियो भी है। लेकिन इन सब कनेक्शन से भी ज्यादा गहरी बात यह है कि ये फिल्म असल में दुख यानी ग्रीफ का एक मेटाफर है, जो खुद डायरेक्टर ली क्रोनिन के अपनी मां को खोने के दर्द से निकली है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर किसी शैतान की जेल एक इंसान का शरीर है, तो क्या असली न्याय सजा को किसी और को दे देना है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के नैतिक पहलुओं पर सोचने पर मजबूर कर देता है।